Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School. Today we are going to start our next assignment, which is assignment number 17 for biology of class 8. Assignment number 17 में हम जो next chapter डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 रेस्पायरेशन। बचपन से हम रेस्पायरेशन ब्रीदिंग पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो होता है सबके पास कि रेस्पायरेशन क्या है। अभी तक जो हमें रेस्पायरेशन की डेफिनेशन पता है वो ये है कि inhaling and exhaling of carbon dioxide and oxygen, it is called respiration। लेकिन अगर हम इसे एडवांस लेवल पर जाते हैं, जब बड़ी क्लासेस में आते हैं तो हमें समझ में आता है कि रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। सो ब्रीथिंग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को, जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन और जो एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का उसे जस्ट ब्रीदिंग कहा जाता है, सांस लेना। लेकिन रेस्पायरेशन इज समथिंग डिफरेंट। रेस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं सांस लेते वक्त, वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे फूड के पार्टिकल्स या फूड मॉलिक्यूल्स के साथ जाके ऑक्सीडाइज होती है और एनर्जी लिबरेट करती है, उन फूड पार्टिकल्स को तोड़ देती है, ब्रेक करती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पायरेशन कहते हैं। देन सेलुलर रेस्पायरेशन क्या होती है? सेलुलर रेस्पायरेशन एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल से, जिसे सेलुलर रेस्पायरेशन कहा जाता है। देन कंबस्शन रिएक्शन आता है। कंबस्शन कहते हैं जलने का अमल। कोई भी चीज कब जलती है? जब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई चीज नहीं जलती। द बर्निंग प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद सेलुलर मटेरियल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड कंबस्शन। जो सेल के मटेरियल्स हैं या सेलुलर मटेरियल्स जिन्हें कहा जा रहा है, उनमें जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बर्न होते हैं जो एज अ फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करते हैं, उसे कंबस्शन कहते हैं। देन एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होती है और एनएरोबिक क्या होती है। एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं सेल्स का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन करना, कैटाबॉलिक रिएक्शन करना, वो एरोबिक रेस्पायरेशन कहलाएगा। इसमें एग्जांपल है प्लांट्स एंड एनिमल्स की जिनमें एरोबिक रेस्पायरेशन होती है। हम भी एरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें इतने अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी पहुंचनी चाहिए, तो वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन पर चले जाते हैं। एनएरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं ऐसी रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो यीस्ट जो खमीर होती है उसमें होता है, जो अक्सर हम खमीर यूज करते हैं पिज्जा डो बनाने के लिए। तो जो हम पिज्जा की डो गूंद लेते हैं, उसे थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं, उसके अंदर खमीर शामिल होता है, तो वो खमीर जो है वो एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है, जिसके बाद वो जो डो है वो फूल जाती है। इंपॉर्टेंस है एनारोबिक रेस्पायरेशन की। It yields less energy in comparison to aerobic respiration. Anaerobic respiration में कम एनर्जी बनती है as compared to aerobic respiration। का जो एडवांटेज है ऑर्गेनिजम्स में कि वो ऑक्सीजन के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं, जैसे कि एंडोपैरासाइट्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ट्रैक है या गट जिसे कहते हैं, वहाँ पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, जैसे जिसे हम राउंडवर्म्स, जहां पर फ्रीली ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो वो एनएरोबिकली रेस्पायर कर रहे होते हैं। फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस है जिसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बैक्टीरिया को या ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज किया जाता है और शुगर्स हैं उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है अल्कोहल्स में, जैसे अंगूर है या कॉर्न है, उनकी फर्मेंटेशन करवाई जाती है और उनसे अल्कोहल्स बनाई जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, यही इंपॉर्टेंस है कि इसे कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे बियर है, वाइन है या विनेगर है, या फिर हम राइपनिंग ऑफ टी लीव्स या टोबैको लीव्स को, या प्रिपरेशन ऑफ चीज, जो चीज बन रही होती है उसकी प्रिपरेशन में भी यही फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। योगर्ट जो दही है या ब्रेड है, ये तमाम चीजें फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही पॉसिबल हो पाती है। ह्यूमंस में एनारोबिक रेस्पायरेशन से क्या होता है? ह्यूमंस के जो मसल सेल्स हैं
वो एटीपी बनाते हैं, लेकिन जब उस एटीपी में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती या बहुत कम हो जाती है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर देता है फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके। क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे मसल्स में, और वो मसल्स जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वो लैक्टिक एसिड मसल्स में मौजूद रहता है। इसीलिए अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या कोई ऐसा काम कर लेते हैं, ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जो हमारे रूटीन की नहीं है, तो ऐसा करने से हमारे मसल्स जो है उतनी ही ऑक्सीजन लेने के आदी होते हैं जितनी उसकी रूटीन की ऑक्सीजन है। अगर हम उसे रूटीन से ज्यादा काम करवाते हैं तो उससे ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से फिर वो मसल्स जो है वो पेनफुल होते हैं हमारे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है क्या? एटीपी इज द मेन एनर्जी कैरिंग केमिकल सब्सटेंस। इसे एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटीज सच एज केमिकल सिंथेसिस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जितने भी केमिकल सिंथेसिस है उसमें जो सेलुलर एक्टिविटीज है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी एटीपी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है या मूवमेंट है बॉडी की उसमें जो एनर्जी चाहिए वो भी एटीपी से ही मिलती है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज नीड एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग्स तक, उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की जरूरत होती है। एज द सेल्स कैन यूज एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड करेंसी ऑफ। क्योंकि सेल्स जो है एनर्जी को सिर्फ एटीपी की फॉर्म में ही इस्तेमाल करते हैं तो इसे करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। विच कैरीज आउट द कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। स्ट्रक्चर क्या होता है एटीपी? एटीपी हमें पता है कहाँ बन रही है, पावर हाउस ऑफ द सेल में। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, जो कि सेल का ऑर्गेनल है। ईच एटीपी मॉलिक्यूल केमिकली कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपोनेंट एडेनिन लिंक्ड टू अ राइबोस 5 कार्बन शुगर। ऑर्गेनिक कंपोनेंट है एडेनिन जिसके साथ 5 कार्बन शुगर अटैच होते हैं, जिसे राइबोस शुगर भी कहा जाता है। टू फॉर्म एडिनोसिन, जब ये शुगर के साथ मिल जाती है एडेनिन तो एडिनोसिन बना लेती है, जो कि अटैच होती है 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स के साथ। तो ATP molecule is the instant source of energy within cell. It supplies energy to every energy consuming process anywhere in the cell. और ये energy supply करता है सेल में जहां भी energy consuming process हो रहा है, जहां भी active transport हो रही है वहां energy required होती है, और ये energy ATP ही provide कर रहा होता है body को और cells को। Then respiration में next topic है gaseous exchange। plants में भी पढ़ेंगे हम, ये animals में भी देखेंगे, then humans में भी। सबसे पहले तो gaseous exchange प्लांट्स में कैसे होता है। ह्यूमंस में तो हमने पढ़ लिया कि ब्रीदिंग होती है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स कैसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। कहाँ हो रहा होता है ये सारा प्रोसेस? ये प्रोसेस होता है स्टोमेटाज में। जो लीव्स में स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं वो स्टोमेटाज ही हेल्प करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने में प्लांट बॉडी से। जो लीव का लोअर सरफेस है वहां स्टोमेटा की नंबर ऑफ स्टोमेटास बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अपर सरफेस। इसके अलावा स्टेम्स हैं प्लांट्स की या रूट्स हैं, उनमें छोटे छोटे सी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहा जाता है। वहां से भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। और जो डिसॉल्व वाटर होता है सॉइल में वो रूट हेयर्स के थ्रू वहां से भी ऑक्सीजन को प्लांट बॉडी में एंटर कर देता है। स्टोमेटा क्या होते हैं जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में? छोटे छोटे से सुराख होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। लीव्स आर द चीफ ऑर्गन्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज एज द स्टोमेटा are most numerous in leaves, usually in the lower epidermis and dicotyledons. Dicotyledons में जो जो leaves का lower surface है वहाँ बहुत ज्यादा amount में stomata present होते हैं। The grass and other monocotyledon have stomata in both upper and lower epidermis. जितने भी monocotyledons हैं, monocotyledons या dicotyledons ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड लीव्स 2 होते हैं या सिंगल होता है। जो 2 सीड लीव्स होते हैं जिनके उन्हें डाइकोटिलेडन्स कहते हैं, मींस जो उनका बीज है जब जर्मिनेट करता है उनका सीड्स, तो जो फर्स्ट लीफ निकलते हैं अगर तो वो 2 निकले हैं तो वो डाइकोटिलेडन्स हैं, और अगर सिंगल लीफ है तो वो मोनोकोटिलेडन्स कहलाते हैं। मोनोकोटिलेडन्स में हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं ग्रासेस की।
तो जितने भी ग्रासेस हैं उनकी लीफ के अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। गैसेस फ्रॉम द सराउंडिंग डिफ्यूज इनटू स्टोमेटल ओपनिंग फ्रॉम वेयर दे एंटर इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ मेसोफिल, फ्रॉम मेसोफिल वेयर दे परफॉर्म रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सराउंडिंग में मौजूद जितनी भी गैसेस हैं वो डिफ्यूज हो जाती हैं स्टोमेटल ओपनिंग से, जहां से वो इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है सेल के अंदर मौजूद मेसोफिल्स वहां तक पहुंचती हैं और वो मेसोफिल से फिर वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जहां भी उनका काम होता है वहां तक पहुंचा दी जाती है। एनिमल्स में क्या होता है गैसियस एक्सचेंज, अगर हम लोअर कैटेगरी से देखें जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते गैसियस एक्सचेंज के लिए। जैसे कि अमीबा है तो उनकी जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का वो जो है वो डिफ्यूज कर देता है गैसेस को। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जहां ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो वहां से लोअर कंसंट्रेशन पे डिफ्यूज हो जाएगी। इसी तरह जो पोरीफेरेंस हैं या नाइडेरियंस हैं इनमें ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, क्योंकि ये पानी में रहते हैं तो हर वक्त इनकी बॉडी पानी में ही प्रेजेंट होती है, तो हर सेल जो है वो एक्सचेंज कर लेता है गैसेस को। यहाँ भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। प्लेटीहेलमिन्थस जितने भी वर्म्स हैं फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस फ्री ऑक्सीजन इज टेकन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। इनकी बॉडी में भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय फ्लैटनेस ऑफ द बॉडी व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि इनकी बॉडी जो है बिल्कुल फ्लैट होती है। फ्लैट होने की वजह से बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इनमें डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा अमाउंट में हो सकती है। और जितने भी पैरासाइट्स हैं प्लेटीहेलमिन्थस उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनालिड्स जो है राउंडवर्म्स पोजेस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इनके बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि कंडक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू बॉडी सरफेस इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी अंडर द स्किन। स्किन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है वहां पर ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है बॉडी से और वो फिर कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर वो हीमोग्लोबिन जो है उस ऑक्सीजन को तमाम बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से कलेक्ट करता है और वापस डिफ्यूज आउट कर देता है स्किन के थ्रू। बाकी के जो मोलस्क्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इकाइनोडर्म्स या वर्टिब्रेट्स हैं, इन सबके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, बुक लंग्स मौजूद होते हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एक्वेटिक एनिमल्स में हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं। इसी तरह मोलस्क जो है उनमें भी गिल्स मौजूद होते हैं। गिल्स क्या होते हैं? गिल्स आर वेरी इफेक्टिव ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स एंड मोलस्क। दे आर फाउंड एज अ प्रोजेक्शन ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ इंटरनल लेयर ऑफ गट। गिल्स अक्सर आपने फिश को देखा होगा, फिश के माउथ के बिल्कुल पास ही दो अलग से फ्लैप्स मौजूद होते हैं स्किन के जो मूव हो रहे होते हैं, वो गिल्स होते हैं। वो गिल्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं पानी से, कि उन गिल्स में छोटी छोटी सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहां पर वो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स क्या होता है? गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड मोलस्क व्हिच आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग वाटर। दे एग्जिबिट अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स बट बेसिकली दे हैव द सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर। ईच गिल हैज अ नंबर ऑफ pores which are membranous called lamellae which are richly supplied with blood capillaries. Each gill जो है उसमें बहुत सारे pores मौजूद होते हैं, जैसे लैमेली कहा जाता है, जो कि ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं, जिनमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जहां से डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल हो पाती है। वर्किंग ऑफ गिल्स है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो उनकी बॉडी में मौजूद है उसे सर्कुलेट करते हैं गिल कैपिलरीज तक, जहां गैसियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन सराउंडिंग वाटर में जो मौजूद है वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में थी वो डिफ्यूज हो जाती है वाटर में। इसी तरह जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में ट्रैकियल ट्यूब्स हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं। फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेमिफाइंग ट्यूब्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी फॉर्मिंग अ ट्रैकियल सिस्टम। इट अलाउज गैसियस ऑक्सीजन टू डिफ्यूज विद आउटसाइड एयर डायरेक्टली टू टिश्यूज विदाउट द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड। अलाउ करते हैं गैसेस की डिफ्यूजन को आउटसाइड एयर डायरेक्टली टिश्यूज से, और इनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड की जरूरत नहीं होती, और ये बहुत ज्यादा फास्टर प्रोसेस होता है डिफ्यूजन से, जो कि हाई मेटाबॉलिक रेट्स को अलाउ करता है। बुक लंग्स हैं। बुक लंग्स आर पल्मोनरी सैक्स फाउंड इन टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स लाइक स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर।
जो स्कॉर्पियन और स्पाइडर्स हैं, इस तरह के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें बुक लंग्स पाए जाते हैं। इन्हें बुक लंग्स क्यों कहते हैं? जैसे बुक के पेजेस हमें नजर आ रहे होते हैं, अगर हम बुक को थोड़ा सा ओपन करें, बिल्कुल इसी तरह की इनकी इन लंग्स के अंदर अरेंजमेंट होती है मेम्ब्रेन्स की, वो इसी तरह फोर्स में प्रेजेंट होते हैं। उनके उन फोर्स को लैमेली कहते हैं, जैसे गिल्स में लैमेली कहा गया था, बिल्कुल इसी तरह इनमें कुछ इनसाइड कुछ चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं जो लीफ लाइक नजर आ रहे होते हैं। ईच लैमेली इज हॉलो वेयर अ ब्लड फ्लोज, हर लैमेली जो है वो अंदर से खाली होती है जहां पर ब्लड फ्लो करता है। while the interlaminar spaces are filled with the air, और जो interlaminar spaces होती हैं उनमें एयर मौजूद होती है। जब एयर एंटर होती है वहां पर तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज हो जाता है उन ब्लड कैपिलरीज में, और अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो डिफ्यूज आउट कर देती है उन एयर स्पेसेस में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है? हमें पता है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो हम लंग्स के थ्रू ले रहे हैं। जो लंग्स है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है कुछ कंपोनेंट्स में, जैसे कि नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग। वीडियो के थ्रू पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें सबसे पहले नेजल कैविटी है जो कि हमारे नोज से स्टार्ट होती है। देन नेजल कैविटी से हमारी एयर जो है वो आगे फॉरवर्ड होती है फेरिंग्स तक। फेरिंग्स के बाद जो नीचे का पोर्शन है वो कहलाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया या विंड पाइप भी कहते हैं इसे। ट्रैकिया और विंड पाइप जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, उन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई जो है वो लंग्स में जाता है, और इस लंग्स के नीचे जो है एक प्लेट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। और जो ब्रोंकाई जो लंग्स में दो डिवाइड हुए थे वो मजीद आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं। एयर जो नोस्ट्रिल से आ रही थी वो एल्वोलाई तक जाती है। एल्वोलाइज जो है वो सैक ऑफ एयर होते हैं, छोटे छोटे से बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हर ब्रोंक्यूल की एंडिंग पे मौजूद होते हैं। नाउ हम प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा होता है। एयर एंटर होती है नेजल के थ्रू विंड पाइप में, एंड विंड पाइप से ये ब्रोंकाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देन ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाती है वो विंड या एयर जो भी हमने इनहेल की है। फिर इन ब्रोंक्यूल से फर्दर आगे वो एल्वोलाई तक चली जाती है। एल्वोलाई में जाने के बाद यहाँ एल्वोलाई में डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती हैं। जो हम इनहेल कर रहे हैं गैस, ऑक्सीजन गैस, वो लंग्स में जाती है, और लंग्स का जो साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है लंग्स की, जिसे हम इनहेलिंग या एक्सहेलिंग कहते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है वेंटिलेशन का। ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी सेम इसी रास्ते से ब्रोंक्यूल से होकर, विंड पाइप से होकर वापस फेरिंग से होती हुई नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का ह्यूमंस में। देन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले लैरिंगाइटिस है, न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस और लंग कैंसर। लैरिंगाइटिस कहते हैं लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। न्यूमोनिया भी इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स होती है, लंग में सूजिश आ जाती है, जो बैक्टीरिया है न्यूमोकोकस वो इसकी वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि प्रेजेंट होती है एयर ट्यूब के अंदर, और ये अक्सर स्मोकिंग, बहुत ज्यादा हैवी स्मोकिंग करने की वजह से या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहा जाता है, ये होती है बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और ये इस बीमारी में अक्सर खांसी रहती है और बलगम जम जाता है लंग्स में, और बहुत ज्यादा थकान रहती है, बॉडी बहुत वीक फील करती है। फिर इसकी डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है या स्प्यूटम टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किसी भी पेशेंट को हो चुका है। देन लंग कैंसर है। लंग कैंसर बहुत ज्यादा डेंजरस डिजीज है, फैटल डिजीज है, नाकाबिले इलाज है।
ये कॉज होती है टार की वजह से, जो स्मोकिंग करने की वजह से पैदा होता है लंग्स में। सिगरेट स्मोक की वजह से स्मोकिंग जो है वो प्रोड्यूस करती है लंग कैंसर, इसीलिए कहा जाता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग होती क्या है? स्मोकिंग इफेक्ट करती है लंग्स को, डैमेज कर देती है हार्ट को, ब्लड वेसल्स को, और इसके अलावा जो नॉन स्मोकर्स हैं वो भी इससे इफेक्टेड होते हैं, जो पास बैठे होते हैं स्मोकर्स के। जो कंटेंट्स होते हैं सिगरेट के, उसमें 3 चीजें आती हैं, निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटीन जो है वो एक एडिक्टिव केमिकल कह लें आप, जिसकी हम आदी हो जाते हैं, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं वो स्मोकिंग को कभी नहीं छोड़ते और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई इंसान छोड़ना भी चाहे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, डिफरेंट हार्ट डिजीजेस हो जाती हैं, और टार एक स्टिकी ब्लैक मास होता है जो कि कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स कंटेन करता है, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं और ये इंक्रीज कर देते हैं लंग कैंसर के चांसेस को। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है, जो कि बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और रिप्लेस कर देती है ऑक्सीजन को, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और हमेशा इंसान अपने आप को थका हुआ फील करता है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉपी वर्क। चैप्टर एंड होने के बाद हम असाइनमेंट की तरफ आते हैं, जो हमें होमवर्क असाइनमेंट में काम दिया गया है। सबसे पहले तो आपको टास्क नंबर 1 गिवन है, जिसमें आपने रीडिंग करनी है। चैप्टर की रीडिंग हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं चैप्टर की। देन मूव टू टास्क नंबर 2। टास्क नंबर 2 में आपने टर्म्स को डिफाइन करना है, जितने भी टर्म्स गिवन हैं। टाइटल पेज बनाने के बाद आपने डेफिनेशंस की हेडिंग डालनी है एंड देन स्टार्ट करना है। सबसे पहले है ब्रीदिंग। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, एक्सहेल आउट किया जाता है, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। रेस्पिरेशन, द प्रोसेस दैट लिबरेट्स केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है, केमिकल एनर्जी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट होती है एज अ बाय प्रोडक्ट जब कोई फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद न्यूट्रिएंट्स of the cell is called cellular respiration. ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सेल के साथ, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। न्यूमोनिया, इट इज अ सिवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स व्हिच कॉज्ड बाय बैक्टीरिया न्यूमोकोकस। बहुत सिवियर इन्फ्लेमेशन होती है लंग्स की, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया का नाम है न्यूमोकोकस। ट्यूबरक्लोसिस, एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ लंग्स व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इन्फेक्शियस डिजीज है लंग्स की, जो कि एक और बैक्टीरिया मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है। ब्रोंकाइटिस, द इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन व्हिच लाइंस इनसाइड ऑफ एयर ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। इन्फ्लेमेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कि प्रेजेंट होती है इनसाइड द एयर ट्यूब, जिसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। देन मूव टू टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 में हमने डिफरेंशिएशन करनी है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर करते हैं अपना फूड, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। रेस्पिरेशन तमाम लिविंग सेल्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स में होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स और एल्गी में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और सेलुलर ऑर्गेनल वेयर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर ऑर्गेनल है जहां रेस्पिरेशन होती है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं, जहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इट टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन दिन और रात हर वक्त होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे टाइम में होती है। टास्क नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस गिवन हैं, इनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज नेसेसरी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का जिसमें ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन है इसकी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एटीपी एनर्जी रिलीज होती है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और इसमें दो तरह से है, बैक्टीरिया और फंजाई में अल्कोहल बनती है और एनिमल में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। देन हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड इन द सेल, सेल में किस तरह से एटीपी बनती है। एटीपी क्या है, एक मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग ऑलवेज नीड एनर्जी, as the cell can use energy only in the form of ATP, so it is also called currency of energy. ATPs are synthesized in mitochondria. Each ATP molecule chemically consists of organic component adenine linked to a ribose sugar to form adenosine, which attach to a chain of 3 inorganic phosphate groups. ATP molecules is the instant source of energy within the cell. जो ATP है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक जरूरी है क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही एनर्जी की जरूरत होती है। सो एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं और एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज्ड होती है। एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो कंसिस्ट होता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट पे एडेनिन, जो कि लिंक्ड होता है राइबोस शुगर के साथ, तो वो बना लेता है एडिनोसिन जिसके साथ 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। इसी वजह से इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। व्हाट इज वेंटिलेशन, आल्सो डिफाइंड इट्स 2 स्टेजेस। वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन इज द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। वेंटिलेशन कहते हैं एयर की मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। 2 स्टेजेस है वेंटिलेशन की, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन इज द टेकिंग इन ऑफ एयर इनटू द लंग्स। इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं एयर को बॉडी के अंदर लेना और एक्सपायरेशन कहते हैं एक्सहेल आउट कर देना लंग्स के थ्रू। व्हाट इज स्मोकिंग, स्मोकिंग द एक्शन और अ हैबिट ऑफ इनहेलिंग द स्मोक ऑफ टोबैको और अ ड्रग। किसी भी ड्रग या टोबैको का जो स्मोक है इनहेल करना बॉडी में, एक आदत बना लेना, स्मोकिंग कहलाता है। कंटेंट्स ऑफ सिगरेट स्मोक, 3 कंटेंट्स हैं इसके, निकोटीन, टार एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटीन इज द एडिक्टिव वंस, body get used to it, it is very hard to do without it, it increases the heartbeat, blood pressure and cause heart disease. निकोटीन एक बहुत एडिक्टिव होता है, एडिक्टिव मीन्स जिसका हम आदी हो जाते हैं। अगर बॉडी इसकी आदी हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है इसके बगैर रहना और इसको छोड़ना, और ये इसकी वजह से बॉडी की हार्ट बीट बहुत इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और बहुत मुख्तलिफ किस्म की हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं। Tar is a sticky black mass which contain carcinogenic compounds. Tar increases changes of getting lung cancer. Tar एक बहुत sticky black mass होता है जो कि कंटेन करता है कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो कि पॉइजनस होते हैं और ये इंक्रीज कर देता है लंग कैंसर के चांसेस को। कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज पॉइजनस गैस, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड रिप्लेसिंग ऑक्सीजन विद व्हिच कॉजेज लो ब्लड प्रेशर एंड फटीग। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जो कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है और वहां से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और इंसान थका हुआ महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज फर्मेंटेशन, राइट इट्स इंपॉर्टेंस। फर्मेंटेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। The conversion of carbohydrates into ethanol, carbon dioxide and organic acid using bacteria under anaerobic condition is called fermentation. कार्बोहाइड्रेट्स को अल्कोहल में चेंज करना या कार्बन डाइऑक्साइड या किसी ऑर्गेनिक एसिड में चेंज करना बैक्टीरिया को यूज करते हुए एनारोबिक रेस्पिरेशन की कंडीशन में फर्मेंटेशन कहलाता है। इंपॉर्टेंस, फर्मेंटेशन इज कमर्शियली यूटिलाइज्ड इन मेकिंग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। इसे कमर्शियली यूटिलाइज किया जाता है अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जैसे कि बियर या वाइन। राइपनिंग ऑफ लीव्स, प्रिपरेशन ऑफ चीज के अलावा योगर्ट या ब्रेड को बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। देन टास्क नंबर 5 आपको दिया गया है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, जिसमें आपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करनी है, नीट एंड लेबल्ड। यहाँ हमारा असाइनमेंट नंबर 17 कंप्लीट होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।